हेलो बडीज, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंकवार। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नीट के लिए एनटीए के द्वारा कुछ एडिशनल टॉपिक्स को ऐड किया गया है। जैसे कि फैमिलीज कुछ नई ऐड हुई हैं, फ्रॉक के टॉपिक को इंक्लूड किया गया नीट के सिलेबस में। साथ ही साथ डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो बीमारियां भी आपके सिलेबस में ऐड हुई हैं। पिछली वीडियो में हमने फ्रॉक के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया दोनों बीमारियों के बारे में। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों भी बीमारियां वायरस से होने वाली डिजीज हैं, यानी दीज आर द वायरल डिजीजेस। और अगर डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो दोनों का जो ट्रांसमिशन होता है ये वेक्टर के द्वारा होता है। और इसका जो वेक्टर है, दिस इज फीमेल एडीज मॉस्किटो। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये चारों ही बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं। और इनका जो वेक्टर है, दिस इज द मॉस्किटोज। तो आज हम यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक नीट के सिलेबस में ऐड कर दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी डिटेलिंग नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो नीट के लिए आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू से शुरू करते हैं। डेंगू नाम आप सभी ने सुना होगा कि फलाने पर्सन को डेंगू हो गया, उसकी प्लेटलेट का नंबर कम हो गया। तो डेंगू जो फीवर होता है, इसे हम लोग ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार। मतलब इस बुखार को आने पर पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर। डेंगू फीवर इज मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कॉज बाय द डेंगू वायरस, जिसका नाम है फ्लेवी वायरस। ये ईयर बीच में लिखें, जहां पर ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो फ्लेवी वायरस डेंगू नाम की बीमारी कॉज करता है। सिंपली फ्लेवी वायरस को हम डेंगू वायरस के नाम से ही जानते हैं। सिम्टम की बात करते हैं, क्या लक्षण आते हैं। सिम्टम टिपिकली बिगिन 3 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब 3 से लेकर 14 दिन के बाद अगर कोई इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है, तो 3 से 14 दिन के बाद, जब बाइट किया मतलब इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन आने के 3 से 14 दिन के बाद सिम्टम आएंगे बीमारी के। यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन का यहां पर लिखा है। ये जो 3 to 14 डेज आपको दिया गया है, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। इन्फेक्शन होने से सिम्टम दिखाई देने के बीच का जो गैप है वो 3 to 14 डेज होता है, जो कि यहां पर डेंगू फीवर में, और इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। दीज में इंक्लूड अ हाई फीवर, मतलब बहुत तेज बुखार यहां पर आता है, हाई फीवर। इसके अलावा हेडेक, सिर दर्द, वोमिटिंग यानी उल्टी महसूस होती है, मसल एंड ज्वाइंट पेन, मसल और ज्वाइंट पेन यहां पर होगा, एंड करेक्टरिस्टिक स्किन इचिंग एंड स्किन रैश, मतलब जो स्किन है वहां पर खुजली होगी और स्किन पे रैसेस पड़ जाएंगे, मतलब स्किन पे चकत्ते पड़ जाएंगे और उनमें इचिंग होती है। तो ये कुछ सिम्टम यहां पर आपको बताए गए हैं। रिकवरी जनरली टेक 2 to 7 डेज, मतलब यहां पर बीमारी होने के बाद जो रिकवरी शुरू होती है दवाई लेने के बाद, वो 2 से 7 दिन में रिकवरी स्टार्ट होती है। इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस द डिजीज डेवलप इनटू अ मोर सीवियर डेंगू हेमरेजिक फीवर रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो नहीं पढ़ता लिखता वो भी जानता है इस बारे में कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। प्लेटलेट का नंबर आप जानते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। डेंगू फीवर में आपने सुना होगा कि उस पर्सन का जो प्लेटलेट हो 50,000 हो गया या 1 लाख आ गया, तो 1.5 से 3.5 लाख नॉर्मल काउंट है। अगर 1 लाख है उससे कम हो रहा है तो यहां पर डेंगू फीवर में ये सिम्टम नजर आता है। कुछ लोगों में ये नंबर 20,000 या 10,000 तक भी सीवियर केसेस में आ जाता है, और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है, मतलब ये फेटल डिजीज है। डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो फीमेल एडीज। फीमेल एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट यहाँ पर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि टाइफाइड की बात करें तो वहां पर टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए हम विडॉल टेस्ट करते हैं,
एड्स के लिए अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की हम लोग बात करें तो एलाइजा करते हैं, कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, रूटीन टेस्ट के रूप में हम पीसीआर का यूज करते हैं। वैसे यहां पर भी अगर हम बात करें तो डिटेक्शन कैसे करेंगे, एंटीबॉडीज टू द वायरस और इट्स आरएनए। जो फ्लेवी वायरस है ये आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस जब बॉडी में आएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो या तो हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लें, हमें बीमारी का पता चल जाएगा, या फिर हम वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करके इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके न्यूक्लिक एसिड को एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक के द्वारा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में हमने डिटेल में बायोटेक में बात की थी। पीसीआर रूटीन टेस्ट होता है एड्स के लिए, और साथ ही यहां पर हम डेंगू फीवर में भी पीसीआर का यूज कर सकते हैं, या फिर वायरल एंटीजन डिटेक्शन सच एज फॉर NS1 और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। तो या तो हम एंटीजन का डिटेक्शन कर ले, या हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके वायरस का पता लगा सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज के बारे में कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो जो ट्रीटमेंट होता है ये सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि डेंगू की कोई पर्टिकुलर दवाई है। जैसे डेंगू में बुखार आया तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल दे देंगे, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर अगर बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो हम फ्लूइड दे देंगे, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। कोई पर्टिकुलर यहां पर इलाज करने का तरीका नहीं है। एंड इंक्लूड गिविंग फ्लूइड आइदर बाई माउथ और इंट्रावेनसली। माउथ से या तो फ्लूइड हम बार बार चढ़ाएंगे ताकि जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसको रिकवर कर सकें, या फिर अगर पर्सन की कंडीशन ज्यादा सीरियस है तो हम वेन के थ्रू उसको फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं फॉर माइल्ड और मॉडरेट डिजीज। अब सीवियर केसेस की अगर बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो आपने सुना होगा डेंगू फीवर में प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं या फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जबकि माइल्ड या मॉडरेट केस अगर है, बीमारी बहुत सीवियर नहीं हुई, तो उस केस में हम इंट्रावेनसली या माउथ के द्वारा फ्लूइड को चढ़ाते हैं। लेकिन अगर सीवियर केस है तो सीवियर केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। यहां पर दवाई मैंने जो बताई थी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल फीवर को कम करने के लिए दिया जाता है ना, और साथ ही साथ पेन रिलीफ, दर्द निवारक के रूप में भी ये काम करती है, और साथ ही साथ जो इंक्रीज रिस्क होता है ब्लीडिंग का उसको भी कम करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, यानी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वो ब्लीड करने लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये ड्रग ऑफ चॉइस है पैरासीटामोल, इसको यूज करते हैं। 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा एक वैक्सीन अप्रूव की गई है क्यूडेंगा। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया है, तो मैंने उन पॉइंट को इंक्लूड किया है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो क्यूडेंगा एक वैक्सीन है जिसको यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया गया है, और एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। एटीन्यूएटेड वैक्सीन मतलब यहां पर इस वैक्सीन में जो वायरस है डेंगू का, फ्लेवी वायरस, उसको डिसआर्म करके, उसको निहत्था करके, उसको कमजोर करके वैक्सीन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और जब ये एटीन्यूएटेड वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज तैयार करके इस एटीन्यूएटेड पैथोजन को मार देती है और इसकी मेमोरी सेव कर लेती है बीएनटी लिम्फोसाइट के फॉर्म में। जब एक्चुअली वायरस का अटैक होगा तो जो मेमोरी सेल है वो ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज को बना के उस वायरस को मार देंगी और पर्सन को इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। हमें बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या करें। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमें बताया गया था कि अगर कोई मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है टू डिस्ट्रॉय द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ वेक्टर। यानी अगर मच्छर ही नहीं होंगे या मच्छर कम होंगे तो बीमारी के फैलने के चांस भी कम होंगे। तो ब्रीडिंग प्लेसेस को, जहां पे घर के आसपास पानी भर रहा है, पानी ना भरने दें आसपास, कूलर की सफाई करते रहें, खासतौर से भी गर्मियों के मौसम में। अभी बारिश इसके बाद आने वाली है, तो बारिश के सीजन में घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड रिड्यूसिंग मॉस्किटो हैबिटेट। भाई मॉस्किटो जहां जहां पे छिप सकता है, जहां जहां पे वो अंडे दे सकता है, उन जगहों को खत्म कर दें। एंड लिमिटिंग एक्सपोजर टू बाइट।
मतलब फुल स्लीव का शर्ट पहने, देखिए मैंने भी आज शर्ट पहना हुआ है, यहाँ पर टी शर्ट में हमेशा नजर आते हैं। तो बॉडी को कवर करके रखें ताकि मच्छर के काटने के चांस कम हो। ये नहीं कि हाफ लोअर पहन के घूम रहे हैं तो उससे मच्छर के चांस, जो काटने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एक्सपोजर टू बाइट, दिस मे बी डन बाय गेटिंग रिड ऑफ और कवरिंग स्टैंडिंग वाटर एंड वेयरिंग क्लोथिंग दैट कवर मच ऑफ द बॉडी। स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये नहीं कि पानी खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग वाटर का मतलब जैसे तालाब की बात करें जहां पर पानी रुका रहता है, तो वहां पर हम गम्बुशिया फिश का यूज कर सकते हैं, जिससे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, जिससे मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। ये जो तरीका प्रिवेंशन का है, ये केवल डेंगू के लिए नहीं है, ये मलेरिया के लिए भी है, फाइलेरिया के लिए भी है, डेंगू के लिए भी, चिकनगुनिया के लिए भी है। ये तरीका उन सभी बीमारियों के लिए है जो बीमारियां मॉस्किटो से फैलती हैं, उनको कंट्रोल करने का ये बेस्ट मेथड है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने और भी कुछ बातें बताई हैं कि वायर मेश का यूज करते हैं, घर में तार की जाली लगाते हैं खिड़की दरवाजों पर, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें तो मच्छर नहीं काटेगा तो बीमारी भी नहीं होगी। अगली बीमारी हमारे पास है चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही वायरल डिजीजेस हैं। दोनों का जो वेक्टर है ये फीमेल एडिस मॉस्किटो है। दोनों में ही बुखार आता है। तो इन दोनों बीमारियों में कई सारी बातें यहां पर कॉमन है। देखिए यहां पर लिखा है द वायरस इज स्प्रेड, जो चिकनगुनिया वायरस है ये स्प्रेड होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा। चिकनगुनिया का जो इन्फेक्शन है ये चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है, यानी चिकवी के द्वारा कॉज किया जाता है। चिक मतलब चिकनगुनिया, वी मतलब वायरस, तो चिकवी यहां पर याद कर सकते हैं आप। सिम्टम की बात करें, यहां भी फीवर है, मलेरिया में भी फीवर आता है, डेंगू में भी फीवर आ रहा है, चिकनगुनिया में भी फीवर आता है, निमोनिया में भी फीवर आता है, टाइफाइड में भी फीवर आता है। तो बहुत सारी बीमारी जिनमें बुखार आता है। एंड जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्वाइंट पेन। यहां पर ज्वाइंट पेन होता है। वैसे मसल और ज्वाइंट पेन जो हो रहा है वो डेंगू में भी हो रहा है, चिकनगुनिया में भी ज्वाइंट पेन, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इसलिए हाईलाइट भी किया गया यहां पर। These typically occur 2 to 12 days after exposure, यानी 2 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 2 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड चिकनगुनिया का है। और डेंगू की बात करें तो डेंगू में जो इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से लेके 14 दिन तक है। 3 से 14 दिन यहाँ पे डेंगू में, और चिकनगुनिया में 2 से लेके 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। और भी कुछ सिम्टम जैसे हेडेक यहां भी हो रहा है, डेंगू में भी हेडेक यानी सिर दर्द का सिम्टम आता है, मसल पेन यहां भी हो रहा है, ज्वाइंट स्वेलिंग एंड रैश, स्किन पे रैशेस आते हैं। सिम्टम यूजुअली इंप्रूव विद इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में जो बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस करते हैं वायरल आइसोलेशन के द्वारा, आरटीपीसीआर। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, कोविड के केसेस में आरटीपीसीआर करते थे, यहां भी आरटीपीसीआर का यूज करते हैं, या फिर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं। सीरोलॉजिकल मतलब ब्लड की टेस्टिंग करते हैं और ब्लड टेस्ट के द्वारा हम पता लगाते हैं, इसे सीरम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर फिर वही बात है कि इसका भी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। करेंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर चिकनगुनिया इज अवेलेबल। यहां भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो सिम्टम नजर आते हैं सिम्टम को ट्रीट किया जाता है। मतलब बुखार आया तो बुखार को कम करने की दवाई दे दी, पैरासीटामोल दे दी, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो सपोर्टिव केयर इज रिकमेंडेड एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, देखिए लिखा भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी सिम्टम को ट्रीट करते हैं। एंड ज्वाइंट स्वेलिंग इंक्लूड द यूज ऑफ नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक होता है दर्द निवारक, जो दर्द को कम करने वाली दवाइयां होती हैं उन्हें एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। अब जैसे किसी का सिर दर्द होता है तो जनरली वो क्या लेता है, एस्पिरिन लेता है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है। लेकिन चिकनगुनिया के केस में नॉन एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स का यूज करेंगे, मतलब दर्द निवारक लेंगे लेकिन एस्पिरिन नहीं लेंगे। जैसे पैरासीटामोल यहां भी ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। और यहां भी फ्लूइड को हम यूज करते हैं, जैसे डेंगू में फ्लूइड का यूज करते थे यहां भी फ्लूइड का यूज करते हैं। और डेंगू के लिए क्यूडेंगा नाम की जो वैक्सीन बताई थी, यहां पर करंटली अभी कोई भी वैक्सीन चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव नहीं हुई है। अब प्रिवेंशन का वही तरीका कि मॉस्किटोज को कंट्रोल किया जाए। मॉस्किटोज की पॉपुलेशन जितनी कम होगी, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी के स्प्रेड के चांस उतने ही कम होंगे।
तो आज की इस वीडियो में हमने 2 बीमारियां पढ़ी, डेंगू एंड चिकनगुनिया, जो आपके नीट के सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं और एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। लगभग उस हर पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैमिलीज के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ फैमिलीज नहीं दी गई लेकिन एनटीए ने अपने सिलेबस में उनको इंक्लूड किया है। मालवेसी, क्रूसीफेरी, इसके अलावा ग्रेमिनी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली। तो इन फैमिलीज को वन बाय वन हम लोग अगली वीडियो से डिस्कस करेंगे। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फैमिलीज के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।